Good evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. How are you people? Fine, ma'am. I'm good, ma'am. So let's wait for your friends to join. फिर start करते हैं, right? There are about I think 30-40 students, है ना? मैम 50 स्टूडेंट्स है। हाँ, तो let them join, ठीक है? उसके बाद फिर हम start करेंगे. Anyways, you guys tell me कि इस साल कोई syllabus deduct हुआ है? Has any portion from any chapter? नो मैम, मैम हो सकता है मैम। मैम क्योंकि 1-1.5 महीने से स्कूल बंद था और साथ ही साथ कोविड ज्यादा है इस साल एज कम्पेयर टू पिछले साल। चलो लेट्स सी, अगर सिलेबस डिडक्ट हुआ है तो फिर हम इस चैप्टर को उसी हिसाब से करेंगे, बिकॉज आगे फिर जो एवोल्यूशन वाला पार्ट आता है, द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड ऑल दैट, बिकॉज लास्ट ईयर वो डिडक्टेड था। मैम पिछले साल भी यही हुआ था, मैं डाइवर्सिटी पूरा कर लिया था ऑलमोस्ट, फिर पता चला डाइवर्सिटी डिलीट हो गया। हाँ, और लास्ट ईयर जो 10th के स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी यही था कि ये जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर से भी एवोल्यूशन वाला पार्ट हट गया था। सो लेट्स सी। No, this chapter is not cancelled. There is some part of it that is, removed from the syllabus. But introduction है इस chapter का, मेंडल के laws वगैरह है. So we Ma'am, but can we not do it evolution part as well? हाँ कर सकते हैं. I mean that is not an issue. मैं आपको obviously brief तो दूंगी उसके बारे में, but हम इतना ज़्यादा depth में जाएंगे. अगर मैम इस बार तो डिलीट नहीं हुआ कुछ भी। क्या नहीं हुआ इस बार? Parth was saying something, I guess. Yes, Abhiraj, I wasn't speaking anything, okay? Don't worry. I'm actually waiting for you people to join because the beginning of the chapter is very, very important. Okay, अगर वो miss करोगे, and then it happens. बच्चे जैसे जैसे class में enter करते जाते हैं, they keep on saying, मैम क्या पढ़ा रहे हो? मैम आपने क्या बताया? So that kind of just disrupts the whole flow. That is why I'm wanting कि सब आ जाएं, उसके बाद ही हम start करें. Can somebody please drop a message in the class group कि सब जो बच गए हैं वो जल्दी से join कर ले, right? Okay, so let us start then. हम start करने जा रहे हैं heredity and evolution. Okay, this chapter in itself is very good. It's very interesting also. काफी conceptual है. इसमें रट्टाबाजी ज़्यादा आपको नहीं चाहिए. बट एट द सेम टाइम जिस चैप्टर में आपको मेमोराइज नहीं करना होता, उस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत कुछ समझना होता है, राइट? सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. तो हम इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा तसल्ली से आराम से करेंगे, ठीक है? नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ हेजिटेट मत करना, उसी वक्त पूछो. ये नहीं कि क्लास खत्म होने के टाइम पे बोलो कि मैम वो जो पढ़ाया था वो बता दो, उसी वक्त जस्ट कि नहीं मैम ये चीज़ फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? बिकॉज बाद में फिर क्या होगा, that there might be a case कि मैं कुछ different word use कर दूँ समझाते हुए और ही confuse हो जाओ आप लोग.
राइट, बिकॉज देयर आर सिनोनिम्स फॉर ईच एंड एवरी वर्ड. तो एक्सप्लेनेशन में बार बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. ओके, सो बी वेरी ब्लंट, बी वेरी ऑनेस्ट. नहीं आ रहा समझ में, या कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, कोई चीज फैसिनेट कर रही है, कोई क्वेश्चन आया है, जस्ट आस्क एट दैट वेरी मोमेंट. ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? तो अपने डाउट्स को बाद के लिए पेंडिंग मत छोड़ना, और फिर मैं बाद में एंटरटेन भी नहीं करूंगी वो डाउट्स कि क्लास खत्म होने के बाद में आ रहा है या नेक्स्ट क्लास में आ रहा है. राइट, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस टेल मी व्हाट इज हेरिडिटी, बिकॉज आई थिंक ये एक ऐसा टर्म है जो आप लोग बहुत कॉमनली यूज करते हो. राइट, कुछ भी फ्रेंड्स वगैरह में भी बात हो रही होती है कि हाँ मुझे ये चीज हेरिडिटी है, हेरिडिटरी है, या फिर देयर इज दिस हेरिडिटी इन माय फैमिली. सो व्हाट इज द वर्ड मीन टू यू, व्हाट डज इट मीन कि हेरिडिटी है क्या? Anything which comes from our parents. Ma'am, information. Ma'am, anything that is genetic. So you people are right. मतलब आपको कहीं ना कहीं पता है heredity क्या है. So whenever a particular trait is being passed on from the parents to their younger generation or to their offsprings, we say that that particular trait is hereditary or that is inherent. ठीक है, तो इस passage of traits को हम inheritance बोलते हैं. ठीक है, we call it inheritance. So you guys are inheriting certain traits from your parents. जैसे आपका हेयर कलर हो सकता है आपकी मदर से मैचिंग है या फिर आपके फादर से मैचिंग है. So that is inheritance that is taking place from your parents' generation to your generation. Right? A trait, disease or characteristic. Yes, Pratna, that's right. Vedant, Tamanjot, नहीं Tamanjot में कुछ और लिखा है. Okay, चलो let's proceed. अब देखो इसके लिए we need to understand what the basic component is. अब जब मैं हेरिडिटी की बात करती हूँ कि कोई ट्रेड पेरेंट से चाइल्ड के अंदर आ रहा है या ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है? हाउ इज दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड बीइंग ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग? इट इज ऑब्वियसली थ्रू द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, अब उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जेनेटिक मटेरियल क्या है. राइट, सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? Ma'am, the DNA. Okay, that's right, Angad. So I can say that the DNA is the genetic material. And what is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. हाँ जी, बिल्कुल. Deoxyribonucleic acid. ठीक है, अभी हम आगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का तो आपको पता भी लग जाएगा कि why is it called deoxyribonucleic acid. All right. तो ये जो है डीएनए, दिस इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल. एम आई राइट? ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द डीएनए. Yes, ma'am. हाँ बोलो. यस मैम, उसके अलावा एक और भी आवाज आई थी. Can you repeat what are you asking? Okay, I am asking that is it correct to say that each and every cell of the human body has DNA inside it? No. Okay, no. Why? बोलो बोलो. बी इंटरैक्टिव. ओके, इंटरैक्ट नहीं करोगे तो फिर हो जाओगे बीच में, लिंक टूट जाता है. बोलो यस. आई हैव जस्ट हर्ड अ फ्यू आंसर्स फ्रॉम यू पीपल. बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? ओके, आदित्य ऑल्सो सेज यस मैम. एवरी सेल इन द बॉडी हैज डीएनए. प्रार्थना ऑल्सो सेज यस. प्रोटीन प्लस हिस्टोन्स. ओके वेदांत. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट आरबीसीज, डू आरबीसीज हैव डीएनए? बट मैम क्या बोला आपने? हाँ, अगर No, मैं ma'am, they आरबीसीज don't की have बात करूँ. DNA because they don't have nucleus. Right? So there are certain cells in the body जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि हमारे आरबीसीज. So when the nucleus is not there, उनके अंदर डीएनए भी नहीं होगा. Okay, so now you know what is the location of DNA in the body. सेल है, ठीक है, नॉर्मल एनिमल सेल ले रही हूँ मैं. दिस इज द सेल. इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ ये डीएनए है. ठीक है. And what is the structure of this nuclear envelope? Is it a single membrane structure or a double membrane structure?
Double membrane. डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है दैट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब थोड़ा जनरल बात करते हैं, सेल चैप्टर लास्ट ईयर पढ़ा होगा ना, उसकी थोड़ी रिवीजन। सो वेयर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन द सेल? Cytoplasm. On the cytoplasm, the nucleus. साइटोप्लाज्म, ठीक है। Attached to the nucleus. ओके, वेरी नाइस। अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, या फिर मैं कहूंगी दैट इट इज यू नो ऑलवेज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द न्यूक्लियस। Yes, ma'am. म्यूट होगा। ओके ओके, राइट। So I was saying that जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमेशा हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास मिलेगा। There's a very close proximity between the two. ओके, अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको पता लगता जाएगा कि ये प्रॉक्सिमिटी क्यों है, इतने पास पास में जो रफ ईआर और न्यूक्लियस मिलते हैं उनका रीजन क्या है। ओके, तो ये चीज सबको क्लियर है दैट द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा उसी के अंदर डीएनए होता है। ऑलराइट, नाउ दिस डीएनए is acting as the genetic material in some organisms, whereas there are other organisms जिनके अंदर genetic material could also be the RNA, ठीक है। You must have heard of this term also, RNA। अब कोविड की सिचुएशन में तो वैसे ही बहुत ज्यादा सुना होगा RNA के बारे में। तो वायरसेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए, और इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल्स ओनली। क्लियर है ये बात? बोलो, राइट? Yes, ma'am. And the differences of the helix. हाँ हाँ, 1 सेकेंड आर्यन, आई विल कम टू दैट, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये मैं अभी तब लिखवाऊंगी जब हम एक बार डीएनए और जेनेटिक मटेरियल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, व्हाट आई वांट इज कि आपको पता होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल है क्या एंड हाउ इज इट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इनहेरिटेंस। ओके, सो वी विल कम बैक टू दिस। ठीक है, अब माइटोसिस मियोसिस याद है सबको? व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मियोसिस? Yes, ma'am. जब रिप्रोडक्शन होता है व्हाट काइंड ऑफ अ डिवीजन इज टेकिंग प्लेस? Meiosis. Meiosis. मियोसिस में क्या होता है दैट द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। तो 23 यहाँ से जाएगा, 23 यहाँ से जाएगा एंड टोटल जो जायगोट में फिर बनेगा दैट बिकम्स 46, ठीक है। ये चीज आप और अच्छे से रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर डीएनए के ऊपर। इससे पहले जस्ट लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, ठीक है। अभी वेदांत ऑल्सो सेड कि जो डीएनए है दैट्स अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की व्हिच आर कॉइल्ड टुगेदर, दे आर फॉर्मिंग अ हेलिक्स एंड देयर आर दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेसेस। ये जो आप बेसेस देख रहे हो ना, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड थाइमिन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड केमिस्ट्री में जैसे आप पढ़ते हो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। इतनी इजीली वो ब्रेक नहीं होते, राइट, until and unless the right precursor is present. So due to these bonds and due to these 2 helix or 2 strands, the DNA has a peculiar stability to it. काफी ज्यादा stable है DNA, okay. So if I were to compare DNA as a genetic material and RNA as a genetic material, I would say कि ये जो है ये ज्यादा stable है, ये जो है ये less stable है। Why? Because इसके अंदर it's a double stranded structure. This is a single stranded structure. यानी कि जो आरएनए होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड होती है, कोई ऐसे बाउंडेशन या बॉन्डिंग नहीं है 2 स्ट्रैंड्स के बीच में। ओके, नाउ बिकॉज जो डीएनए है उसके बीच में
इस तरह से लिंकेज है, ये सारे बेसिस जो हैं आपस में लिंक्ड है. The scope of mutation in the DNA is very very little. Okay, what is mutation? यहाँ पे you can see these bases very clearly. ठीक है, ये जो bases हैं, these provide you know a peculiar you can say reading frame. ठीक है, एक तरह का फ्रेम है, या फिर आप ये बोलो कि एक सीक्वेंस है जो इस स्ट्रैंड का पर्टिकुलर है. इफ आई नेम दिस स्ट्रैंड ए एंड आई नेम दिस स्ट्रैंड एज बी, तो ए का सीक्वेंस क्या है? सी ए सी जी ए सी टी टी, और इसका सीक्वेंस क्या होगा? जी टी जी सी टी जी ए ए. ठीक है, म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो है आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं. देयर इज अ स्कोप कि इनका जो बेस सीक्वेंस है वो स्वैप हो जाए, मतलब ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा. बट सी यहाँ डीएनए में व्हाट इज हैपनिंग, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना. सो इज द स्वैपिंग दैट इजी? क्या इतनी आसानी से ये स्वैप हो सकते हैं बेसिस अपनी जगह से? No, ma'am. नो, एक ही बच्चा नो बोल रहा, बाकी बताओ. हाँ मैम. नो. बट अगर मैं एक आरएनए की बात करूं, अब आरएनए ये है, दिस इज आरएनए. ओके, सिंगल स्ट्रैंड, और इसके ऊपर ये रहे बेसिस 1 2 3 4 5 6 7 8. इनको नाम दे देते हैं सी जी ए यू सी ए जी यू. ठीक है, यू क्या है? देखो जैसे यहाँ टी होता है ना डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर यू होता है. ठीक है, दिस इज यूरासिल. जैसे टी इज इन डीएनए फॉर थायमीन, यहाँ पे यू होता है, टी नहीं होता. ठीक है, दिस इज अनदर डिफरेंस. ऑलराइट, नाउ सी यहाँ दूसरी तरफ से तो किसी ने पकड़ा ही नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही साइड से बाउंडेशन है, तो यहाँ पे स्वैपिंग इज मोर इजी. राइट, सो कैन आई से कि म्यूटेशन जो है वो आरएनए के अंदर ज्यादा इजीली हो सकती है एज कंपेयर टू द डीएनए. मैम. Yes, ma'am. हाँ अक्षत Yes, बोलो. ma'am. मैम. हाँ हाँ मैम बोलो बोलो, हम जब आप स्वाइपिंग के बारे में कह रहे हो, और हाँ, सिर्फ हाँ. सी एन जी हो सकते हैं या सी ए या सी हाँ यू हाँ, हो सकते कोई हैं? भी हो सकते हैं, वो सिर्फ एग्जाम्पल है. ठीक है, कई बार क्या होता है अलग अलग म्यूटेशंस भी होते हैं, जैसे ये वाला इसके साथ भी हो सकता है एक्सचेंज, क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो जाएगा. राइट, हाँ, यश इज आस्किंग व्हाट इज म्यूटेशन. ठीक है, अभी अभी धीरे धीरे समझोगे, अभी बस इतना समझो कि म्यूटेशन के अंदर होता क्या है कि ये जो सीक्वेंस होता है, हो सकता है सी और यू आपस में एक्सचेंज कर ले जगह. ठीक है, हो सकता है सी और ए आपस में जगह एक्सचेंज कर लें, तो ये जो बेस का सीक्वेंस है ये चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं अभी बताऊंगी कि इसका रिजल्ट क्या होता है म्यूटेशन का. राइट, मैम कोरोना वायरस में भी यही हो रहा है ना? हाँ जी, कोरोना के जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं वो इसी वजह से नए होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशंस हो रहे हैं. राइट, Siddhant is asking, is the sequence of ATCG fixed in every person or is it same in every person? Okay, see, मैम. ये जो सीक्वेंस है ये 90% ऑफ पॉपुलेशन में सेम होता है. The only difference is 10%, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिफरेंट हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि आपके डीएनए के अंदर there is a certain difference in the sequence of these bases as compared to your brother, as compared to your mom and your dad. इसीलिए आप लोग डिफरेंट दिखते हो. ठीक है, बट आप ये देखो कि 90% जो है पॉपुलेशन सिमिलैरिटी शो करती है इन बेसिस के अरेंजमेंट में. ठीक है, हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे कि ये 10% जो डिफरेंस आ रहा है इन बेसिस के अरेंजमेंट में, वो भी कितना ज्यादा स्पेशल है. आप देख रहे हो 10% से पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिफरेंट दिख रही है, तो सोचो अगर 100% डीएनए सबका अलग अलग हो गया तो कैसा होगा. राइट, तो ये चीज सबको समझ में आई कि डीएनए के अंदर, एक मिनट समझो, ये चीज क्लियर है कि डीएनए के अंदर म्यूटेशंस इजीली नहीं हो सकते, व्हेयरएज आरएनए के अंदर द म्यूटेशंस कैन टेक प्लेस वेरी वेरी इजीली. राइट, मैम म्यूटेशन मतलब एक टाइप ऑफ अडेप्टेशन लाइक जो वायरस कर रहा है. देखो यू कैन नॉट रियली से कि इट्स जस्ट इन द वायरसेस, और ऑर्गेनिज्म में भी म्यूटेशंस होते हैं. ठीक है, बट अगेन आरएनए के अंदर द म्यूटेशंस कैन टेक प्लेस मोर रैपिडली, ओके, एज कंपेयर टू द डीएनए. ओके, अभी मैं म्यूटेशंस का आपको बताऊंगी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होती है तो उसका फिर रिजल्ट क्या होगा उस ऑर्गेनिज्म पे. ओके, अभी आप इतना समझो
कि अंदर जो है केमिकल लेवल पे क्या हो रहा है। केमिकली म्यूटेशन की वजह से जो बेसिस हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। व्हेन द बेसिस change their position or their place, we say that a mutation has taken place. Okay, and mutation हो सकते हैं due to various external factors and internal factors. जैसे बाहर से जो radiations वगैरह हैं आजकल इतने, उनकी वजह से mutations हो सकते हैं, right? Yes, Tamanjot. So he's asking that that's why the central government has named the COVID as double mutation. हाँ, क्योंकि उसके अंदर बार बार mutations होते जा रहे हैं. वायरस है ना, वायरस के अंदर the RNA is the genetic material, तो वो बहुत easily mutate करेगा. Okay? ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं that mutations, मामी डिफरेंसेस नोट करना। हाँ ये नोट करने हैं। Then what would be the other point? जो 4 bases हैं, 4 nitrogenous bases, ठीक है। ये जो bases बने हुए हैं, these are nothing but nitrogen compounds, okay। अलग अलग arrangement है nitrogen का, right? Nitrogen is attached with the carbon cycle, okay। जो A और G है, इनके अंदर डबल रिंग होती है, सॉरी सिंगल रिंग होती है, और C और T के अंदर डबल रिंग होती है, right? 4 nitrogenous bases are adenine, guanine, cytosine and thymine। और यहाँ पे हो जाएंगे एडेनाइन, guanine, cytosine और यूरिडीन। मैम यूरासिल नहीं होता? हाँ यूरेसिल है, बट जब वो बाउंड हो जाता है यहाँ पे डीएनए में आके, तो हम उसे यूरिडीन बोलते हैं, ठीक है। When it is in the nascent form, जब वो डिसअटैच्ड है या फिर यहाँ पे आके बाउंड नहीं हुआ है, तो यूरासिल बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो सभी के लास्ट में इन लगा हुआ है, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन। जब ये अलग अलग होते हैं तो इनके भी नाम अलग हैं। दिस इज एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, दिस इज गुआनाइलिक एसिड, साइटिडीन, अलग अलग नाम है ऐसे करके, ठीक है। बट व्हेन दे आर बाउंड टू द डीएनए, जब एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग हो गई, तो हम इस तरह से इन्हें नेम करते हैं। यही है ना बस 4 डिफरेंस। अभी के लिए दीज आर दी ओनली वंस। चलो यही करो। एक और चीज होती है, जैसे जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो यू मस्ट हैव सीन कि डीएनए और आरएनए के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है in the full forms of the name, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, ये चीज नोटिस की ना आप सबने। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि जो बीच में शुगर फॉस्फेट चेन है, राइट, मतलब कि दिस थिंग ओवर हियर, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, ये क्या है? दिस इज अ शुगर चेन, यानी ग्लूकोज वगैरह वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये, राइट। तो डीएनए के अंदर इस पोजीशन पे देयर इज एन हाइड्रोक्सी ग्रुप which is lacking, ठीक है, मतलब वो यहाँ नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब ऑक्सी के बिना। बट जो आरएनए है उसके अंदर दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट दिस लोकेशन, इसीलिए इसे राइबो बोलते हैं, और इस वाले को डीऑक्सी राइबो बोलते हैं। अगेन ये जो ग्रुप है, दिस इज मेकिंग इट मोर रिएक्टिव, ये आरएनए को और ज्यादा रिएक्टिव बना रहा है। लेकिन जब वो यहाँ पे एब्सेंट है, तो अगेन डीएनए को क्या कर दिया इसने? लेस रिएक्टिव कर दिया। दैट इज व्हाई इट अगेन इज एडिंग अप टू द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए। ये चीज समझ आई सबको? मैंने एक बार समझा। यस मैम। जो स्ट्रक्चर होता है
इस तरह से वो सेम होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे ऐसे डॉट्स बनाए हुए हैं, दीज आर दी फॉस्फेट बॉन्ड्स, ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर, द ब्लू वन इनसाइड, इज द शुगर चेन, ओके। नाउ दिस शुगर चेन इन केस ऑफ एन आरएनए, ये आरएनए है, in case of an RNA this has a hydroxyl group at this position. Carbon and its compounds पढ़ लिया? नो मैम। नहीं पढ़ा। अच्छा, कोई बात नहीं। उस चैप्टर में आप पढ़ोगे OH ग्रुप जो होता है, दिस इज एन अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। मतलब ये जो अल्कोहल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर OH होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सो वी कॉल दिस एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। आरएनए के अंदर दिस ग्रुप इज प्रेजेंट एट दिस पोजीशन, लेकिन डीएनए के अंदर इस पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता, इट्स एब्सेंट, ठीक है। Because this group is present in the RNA, this is making the RNA more reactable, or you can say more reactive, right? जब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसका मतलब this is more prone to mutations, more prone to changes, अब और ज्यादा जल्दी चेंज कर सकता है। लेकिन when this particular group is absent in the DNA, that means कि it is making the DNA less reactive, and in turn it is making the DNA more stable, ठीक है। मैम ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पेंटागन जो शेप है उसमें प्रेजेंट होता हाँ जी, ठीक है, बिकॉज दैट इज द शुगर चेन, दैट इज द शुगर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दैट इज फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द डीएनए, ओके। डीएनए की जो स्ट्रेंथ है वो सब कहाँ से आ रही है? ये शुगर की वजह से ही, वरना ये बेसिस कहाँ अटैच होंगे, ओके। सो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है। यस। मैम जो स्मॉल सर्कल्स है वो क्या है? आर द फॉस्फेट बॉन्ड्स, ठीक है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इस तरह से। Noted everyone? यस मैम। नो मैम। हम सर 5 पॉइंट्स हैं। Yes, okay. हम Yes. 5 पॉइंट्स हैं। हाँ बस 5 ही है, ओके। यस, सी जो ग्लूकोज है उसके अंदर दिस चेन, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट अप, ओके। This chain right here, it does not have an OH group present at the 2' position. थोड़ा सा ना रुको, I'll draw it so that people understand, ठीक है। मैं प्रॉपर मॉलिक्यूल्स के साथ में बना रही हूँ, तो एक बार देखो इसे।
भैया में ड्रॉ करना है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस टू एक्सप्लेन टू यू, राइट? मैसेज पूरे उसको कहते क्या है डायग्राम को जो भैया बना रहे हम इसे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहते हैं. हैं? ये पूछ सकते हैं एग्जाम? नहीं नहीं, आपसे अभी नहीं पूछेंगे. ये डायग्राम आता है 11th क्लास में. अगर बायो ली है हाँ, बायो में. ठीक है, अगर बायो लेते हो उसमें आएगा. राइट. सो सी दिस पर्टिकुलर पोर्शन, अगर मैं इसे थोड़ा ऐसे कलर कर दूं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड दी पेंटोज शुगर. ठीक है, हम इसे पेंटोज शुगर बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज इट हैज 5 कार्बन्स इन इट. 1 2 3 4 और एक यहाँ पे ऐसे लगा होता है C2H5OH ऐसे करके C2H5OH. ठीक है. सॉरी, CHOH होता है. ठीक है, 5 कार्बन हो गए. नाउ एट दिस पोजिशन देयर इज एन OH ग्रुप विच इज एब्सेंट. ठीक है, ये यहाँ नहीं होता, जबकि पहले था. अब अगर इसके साथ साथ ही मैं एक RNA की शुगर बना दूं तो इस तरह से दिखेगी कुछ हमें. See, it would look something like this. ये पेंटोज शुगर हो गई. There is this OH. There is this H ऊपर, OH नीचे, यहाँ पे H ऊपर, OH नीचे, और यहाँ पे इस तरह से H CH2OH. ठीक है, ये RNA की पेंटोज शुगर है और ये DNA है. अब यहाँ डिफरेंस देख रहे हो. दिस OH which is present in the RNA, यहाँ पे वो OH नहीं है, यहाँ ऊपर भी H है, नीचे भी H है. ठीक है, ड्यू टू दिस OH ओवर हियर, ये इस पूरे मॉलिक्यूल को और ज्यादा रिएक्टिव बना रहा है. Whereas यहाँ पे when that OH is absent, it is making this less reactive. और जब भी कोई चीज less reactive होती है, हम बोलते हैं कि वो थोड़ी stable है. Right? Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. can you explain this again? भांग. अच्छा, देखो, दिस इज द RNA. ठीक है, ये RNA की पेंटोज शुगर है. इसके अंदर भी यही होगा. यहाँ से एक नाइट्रोजन बेस निकल रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है. ठीक है, इस तरह से RNA के अंदर यहाँ पे ये OH ग्रुप देख रहे हो, और DNA के अंदर देखो, यहाँ पे देयर इज ओनली H. OH नहीं है, ऊपर भी H है, नीचे भी H है. यहाँ पे कैन यू सी दिस पोजिशन इज कॉल्ड द 2 पोजिशन. ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करते करते यहाँ पे भी ये 2 पोजिशन होगी. यहाँ पे RNA में एट द 2 पोजिशन देयर इज दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब कि OH है, जो RNA की शुगर को ज्यादा रिएक्टिव बना रहा है. ठीक है, जितना ज्यादा RNA रिएक्टिव होगा उतनी ही ज्यादा जल्दी वो म्यूटेट कर पाएगा. ठीक है, दैट मीन्स दैट you cannot rely on this RNA as a genetic material for storing the information. Whereas जो DNA है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है. ठीक है, इसका मतलब कि वो स्टेबल है. So if a particular information of inheritance is being stored in the DNA, वो उसके अंदर ही रहेगी stored, वो इतनी जल्दी गुम नहीं हो सकती. Okay, so due to the stability of the DNA, because यहाँ पे OH group नहीं है, we say कि DNA is a better genetic material as compared to the RNA. ठीक है? Yes, ma'am. देखो, ये पॉइंट्स जो है ये तुम लोगों को अभी एग्जाम में नहीं आएंगे. ओके, बट स्टिल इट इज बेटर दैट यू पीपल अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. वरना अगर मैं बता के छोड़ दूं और आप सोचते रहो कि मैम बाद में इसका मतलब क्या था, व्हाई इज RNA नॉट गुड एंड ऑल दैट, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके. दिस डायग्राम ओवर हियर एज सच इज एक्सप्लेनिंग अ प्रोसेस जिसे हम बहुत ज्यादा ब्रीफ तरीके से समझेंगे. ठीक है, देखो क्या होता है. ये आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है DNA. ओके, यहाँ पे इस डायग्राम में बेसिकली इन्होंने आपको DNA रेप्लिकेशन दिखाई है कि जो DNA है जब वो डबल होता है तो किस तरह से होता है. ठीक है, एक तरफ से ये खुलता चला जाता है और यहाँ पे एंजाइम्स आके दूसरी स्ट्रैंड बनाते जाते हैं. तो एक स्ट्रैंड यहाँ बन रही है, एक स्ट्रैंड यहाँ बन रही है. ओके,
और ऐसे करते करते पूरा जब ये खुल जाएगा तो एंड में हमें क्या मिलेंगे, 2 स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए जो है वो डबल हो गया, ठीक है। This is not the purpose of our study in this chapter. What we need to understand is this particular thing. अब जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो डीएनए है वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है क्या? What is this information that I want to store inside the genetic material? हेयर कलर, स्किन कलर, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स की। यस, ठीक है। तो हमारे जितने भी ट्रेट्स हैं, हमारी बॉडी के सारे एक एक एंजाइम की इंफॉर्मेशन, वो सब मुझे अपने जेनेटिक मटेरियल में स्टोर्ड रखनी है, ठीक है। ऑल दैट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी स्टोर्ड इन माय जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लायन की बॉडी में नहीं बनते। व्हाई? क्योंकि लायन का डीएनए अलग है और हमारा डीएनए अलग है। हमारा डीएनए हमारी वाली इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है और लायन वाला उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। बात समझ रहे हो सब? ओके, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पे है? डीएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कहाँ? क्योंकि अभी तक जितना मैंने देखा, डीएनए है क्या? इट इज जस्ट 2 स्ट्रैंड्स जो आपस में ऐसे कॉइल हो रखी हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है कहाँ पे डीएनए में? छोटे छोटे, एक बहुत ही छोटे से यूनिट में, जिसे जीन्स कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। तो जीन्स कहाँ है डीएनए में? क्रोमैटिन। अच्छा, और क्रोमैटिन क्या है? मैम, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। तो फिर तो हम घूम फिर के वहीं आ गए। मैं वही तो पूछ रही प्रोटीन चेन व्हिच इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स जो डीएनए की कॉइलिंग में मदद करते हैं। मतलब द 2 मीटर लॉन्ग डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन ईच ऑफ योर सेल। आपको पता है आपके हर सेल के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए है, बट इट इज प्रेजेंट इन सच अ कंसाइज फॉर्म, इतनी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसमें कॉइलिंग हुई है कि आपको दिखता ही नहीं, ठीक है। आपको अपनी बॉडी का एक सिंगल सेल भी नहीं दिखता होगा फ्रॉम विद द नेकेड आईज, बट उस एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर एक 2 मीटर लॉन्ग डीएनए की थ्रेड है। Okay, so histone proteins are the ones which are responsible for coiling this long DNA. Okay, चलो मैं बताती हूँ। Aryaman is asking, ma'am, do twins have exactly the same DNA? Yes. जो identical twins होते हैं उनका DNA exactly same होता है, एक एक चीज मैचिंग होती है, right? Okay, now see, हमने देखा कि ये हमारा DNA है, इसके बीच में ये अलग अलग बेसिस है, ठीक है। मैं इन बेसिस को अलग से नहीं बना रही हूँ, आई एम जस्ट ड्रॉइंग दीज विद द हेल्प ऑफ लाइंस, ओके। तो अब हम इन्हें नेम कर देते हैं। मान लो यहाँ A है, C है, G, T, C, T। इसका कुछ फिक्स्ड नहीं होता है कि ऐसे ही बनेगा? नहीं, ऐसा फिक्स्ड नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स जब आप और अच्छे से पढ़ते हो तो आप देखते हो कि हर एक जीन का एक अलग फिक्स्ड सीक्वेंस है, ठीक है। वही मैं समझा रही हूँ आपको। नाउ सी, मान लो कि देयर इज एन एंजाइम जो इस सीक्वेंस को रीड कर रहा है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस बन गया, ये चीज तो आप सबको समझ आ गई, व्हाट इज अ सीक्वेंस, राइट? यस मैम। ठीक है ना। सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसिस ऑन अ डीएनए स्ट्रैंड। अब देखो क्या होता है कि मेरी बॉडी के जितने भी ट्रेट्स हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से एक्सप्रेस हो रही है। इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। मेरा हेयर कलर है तो वो भी प्रोटीन की वजह से है। द पिगमेंटेड प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन माय हेयर आर शोइंग ऑफ कि ये मेरे बालों का कलर है, व्हिच इज ब्राउन। सिमिलरली मेरी आंखों का कलर अगर ब्राउन है, रेड है, ब्लू, ब्लैक, व्हाटएवर इट इज, दैट इज आल्सो you can say due to the proteins only, the proteins that are in my body. तो हर तरह से हमारी बॉडी के अंदर हर एक ट्रेट या हर एक कैरेक्टर जो है वो प्रोटीन की हेल्प से ही आपको एग्जिबिट हो रहा है या शो हो रहा है। ये बात क्लियर है? बोलो। हम एक और बारी समझा। हाँ, बताते हैं। Samik is asking, ma'am, is it possible for twins to be of opposite gender? See, जो twins होते हैं which are not identical,
यानी कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं होते वो ऑपोजिट जेंडर के हो सकते हैं, ओके लेकिन अगर कोई मोनोजाइगोटिक है मतलब एक ही जाइगोट से 2 बने हैं तो वो सेम जेंडर के ही होंगे। ये सब आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। नमन इज आस्किंग इज दिस अरेंजमेंट सिमेट्रिकल? हाँ बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। इन सबके बीच में डिफरेंस जो है वो इक्वल रहेगा, इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है। चलो देखो एक बार प्रोसेस समझते हैं। क्या होगा कि अगर प्रोटीन बनना है तो ये स्ट्रैंड जो है यहाँ से ओपन हो जाएगी, मतलब इट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ से खुल गई है, ठीक है। जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस थिंग दिस हैज ओपनड हियर। तो अब जो है आई विल सी समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा ही दिखेगा ना मुझे। एक मिनट, 1 2 3 ठीक है। बोलो बोलो, अगर मैं इस स्ट्रैंड को खोल दूं, खींच दूं ऐसे, तो मुझे कुछ ऐसा ही दिखेगा ना। Yes, ma'am. नाउ सी व्हाट डू द एंजाइम्स डू। वो इस चीज को आके रीड करते हैं, A G C C T, दिस इज द सीक्वेंस। इसके साथ में यहाँ पे T C C G G और A, ठीक है। A ऑलवेज बाइंड्स विद T एंड C ऑलवेज बाइंड्स विद G। ये चीज याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। A हमेशा T के साथ बाइंड करेगा, C हमेशा G के साथ बाइंड करेगा ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड, मतलब A के सामने T, G के सामने C, ऐसे कर करके, राइट। एक एंजाइम आया, मान लो दिस इज द एंजाइम, वो यहां से शुरू होगा, इस पूरे सीक्वेंस को रीड करेगा, ओके। नाउ व्हेन दैट एंजाइम इज रीडिंग दिस सीक्वेंस, it is getting to know that there is certain information that is stored here. वो इस पूरे सीक्वेंस के अंदर एक इंफॉर्मेशन को देख रहा है, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, हो सकता है दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर दी आई कलर, ठीक है। यानी कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये आई कलर के लिए इंफॉर्मेशन है। सो आई कैन से दैट दिस अरेंजमेंट ओवर हियर इज द जीन फॉर आई कलर। Is that correct? Yes, ma'am. Yes, शुभांग को समझ आया, बाकी बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. So now what a gene is? What is gene? It is nothing but a particular sequence of these bases on the DNA. ठीक है? What is a gene? 1 second. A specific sequence of the nitrogenous bases on a strand of DNA. ठीक है, क्लियर हुई ये बात थोड़ी सी? तो मैम इसे हम एक लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रुप है नाइट्रोजनस बेसिस। हाँ, ग्रुप, वैसे हम ना जो वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सीक्वेंस, ठीक है। क्योंकि अगर ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया तो वो जीन की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। मतलब कि अगर ये जीन कहता है AGCCT तो यही जीन है। अगर मैं इसे कुछ और बना दूं, ACCGT कर दूं, तो ये कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा मुझे, ठीक है। तो द वर्ड और द टर्म दैट यू नीड टू एम्फसाइज ओवर हियर इज सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है यानी कि ये पूरा अरेंजमेंट इसी पैटर्न में या इसी नंबर में वही जीन है, ठीक है। द सीक्वेंस के अगर चेंज हो जाएगा तो ये भी हो सकता है ना कि वो किसी और चीज का जीन हो जाए फिर। बिल्कुल, मतलब किसी और चीज का ऐसे नहीं होगा कि मतलब अगर यहाँ से अरेंजमेंट चेंज होगा तो वो हेयर कलर का जीन बन गया, क्योंकि हेयर कलर का जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है डीएनए में, वो कहीं और हो सकता है वो यहाँ पे हो, ठीक है ना। बट हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस चेंज हो गया तो म्यूटेशन हो जाएगी, और म्यूटेशन से क्या होगा कि मे बी देयर इज सम डिफरेंट प्रोटीन नाउ दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल भी हो सकता है या फिर हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। और मैम ये जीन रीडिंग कौन करता है? आरएनए करता है? हाँ, अभी बताती हूँ कौन करता है, ठीक है। अभी हम उसी पे आ रहे हैं।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। नमन, अभी हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं पहले उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है? जब अडेप्टेशन और एवोल्यूशन वाले पार्ट पे आएंगे तब वो भी बताऊंगी, राइट? मैम ये जो एंजाइम है वो उसको ऐसे खोल के ही पड़ेगा या फिर जैसे कि अब ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया है बंद में उसमें भी पढ़ सकते हैं? नहीं, ओपन करके ही रीडिंग करते हैं, ठीक है? उसके लिए भी देयर आर स्पेशल एंजाइम्स, ठीक है? पहले स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो इस डीएनए को ओपन करेंगे, इसे डीनेचर करना बोलते हैं। पहले डीएनए डीनेचर करते हैं, यानी ये दोनों स्ट्रैंड्स जो आपस में से कॉइल्ड थी ये खुल जाएंगी। फिर एंजाइम एक आएगा और वो एंजाइम क्या करता है, लेट मी यूज अनदर कलर फॉर दैट वन। ओके, ये एंजाइम आया, ठीक है? ये सीक्वेंस को रीड करता जाएगा, मतलब इसके साथ साथ चलता जाएगा इस तरफ, ऐसे ऐसे, और साथ में क्या करता जाता है, इसको रीड करते करते इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक आरएनए बना लेगा, ठीक है? व्हाट इज इट डूइंग? इट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या बनेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा यू, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, टी की जगह यू होता है ना, यहाँ यू आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ जी आ गया, यहाँ पे भी जी और यहाँ पे ए। ये बन गया हमारा आरएनए, ठीक है? नाउ दिस आरएनए इज कॉल्ड अ मैसेंजर आरएनए। यहाँ देख रहे हो वर्ड रिपीट मैम, एमआरएनए। हाँ हाँ, देखो ये एंजाइम जो होता है ये एक छोटा सा आरएनए बना देता है, ठीक है? इसको रीड करते करते इसके साथ में छोटा आरएनए बना देगा। Why? Because this enzyme does not have any other resources. वो इंफॉर्मेशन कैसे बाहर लेके जाएगा? उसके पास खुद का कोई ब्रेन नहीं है कि वो याद करके बाहर चला जाए और बता दे। वो क्या करता है, एंजाइम है जो ये रीड करता है किस चीज का जीन है। हाँ हाँ बोलो, व्हाट व्हाट? मैम ये एंजाइम, ये वही एंजाइम है जो रीड करता है जीन आई कलर का है कि किसका है। हाँ बिल्कुल, ये रीड करेगा और साथ ही साथ एक आरएनए बना देगा, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, व्हिच विल कैरी द इंफॉर्मेशन, ठीक है? जो आरएनए उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, यानी इसने क्या किया, इसने एक कॉपी बना दी इसकी, लेकिन ऑपोजिट में, ठीक है? जैसे आप लोग क्या करते हो, कभी कभार जब आपने कोई चीज कॉपी करनी है कहीं से तो आप उसको ट्रेस कर लेते हो ना, बट ट्रेसिंग में क्या हो रहा है कि उल्टा छपता है सारा, ठीक है? कॉमन सेंस की बात है ना कि जब आप कुछ चीज ट्रेस करते हो तो कई बार वो उल्टा छप जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन ये थी, आरएनए जो बनेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, यानी उल्टा, रिवर्स में बन गया। Got it? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. This RNA which is produced is called the mRNA, यानी कि मैसेंजर आरएनए, ठीक है? M जो होता है उसका फुल फॉर्म है मैसेंजर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मैसेज लेके जा रहा है और कुछ नहीं करेगा। ये मैसेंजर आरएनए अब क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर निकल जाता है, यानी अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए में एंजाइम ने आरएनए बना दिया, ये बना आरएनए, ये चला गया न्यूक्लियस के बाहर इनटू द साइटोप्लाज्म। अब आ जाते हैं हम एंडोप्लाज्मिक वाली बात पे। मैंने कहा था ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, पर्टिकुलरली द रफ वन, वो यहाँ हमेशा न्यूक्लियस के पास में मिलेगा। अब रफ वाले एंडोप्लाज्मिक के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, राइट? राइबोसोम्स होते हैं ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक वाले जो राइबोसोम्स हैं ये जल्दी से इस आरएनए को पकड़ लेते हैं, ठीक है? जैसे ही दे विल एनकाउंटर एन आरएनए, उसे पकड़ लेंगे, अपने बीच में से दबा लेंगे, छोटा यूनिट और बड़ा यूनिट, उसके बीच में इन्होंने उस आरएनए को फंसा लिया। एंड नाउ व्हाट डू दीज टू यूनिट्स डू इज, ये इसे ऐसे करते करते रीड करते जाएंगे इस तरफ और साथ साथ ला के अमाइनो एसिड्स लगाते जाएंगे और एक प्रोटीन चेन तैयार हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ बोलो सिद्धांत। एमआरएनए जो बना उसके बाद से मुझे समझ नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, देखो एमआरएनए तो क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस के बाहर आ गया, ठीक है? न्यूक्लियस से निकल आया एंड इट कम्स आउटसाइड। Outside the nucleus there is these endoplasmic reticulum which are present near it, उसके पास में endoplasmic reticulum present है, and these endoplasmic reticulum have a lot of ribosomes on them। और राइबोसोम्स अगर तुम लोगों को याद हो तो इट इज नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर। जो राइबोसोम बना होता है वो एक छोटे यूनिट से बना है और उसके नीचे एक बड़ा यूनिट होता है ऐसे, ओके? सब यूनिट, हाँ सब यूनिट, ठीक है? एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है, राइट?
these subunits when they find an mRNA in the cytoplasm, वो कहते हैं कि ये mRNA घूम रहा है, तो उसे पकड़ लेते हैं. कैसे? ये छोटे वाला जो है, इस यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे दिस इज द mRNA. तो ये स्मॉल वाला क्या करेगा, उस पे जाके अटैच होगा इस तरह से, और नीचे से बड़े वाला आके उसे सील कर देता है. यानी अब उस mRNA को अपने बीच में ऐसे दबा लिया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. ओके, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आके बैठ गए, वहां पे सेट हो गए. अब क्या होगा, धीरे धीरे ये राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ेगा. ठीक है, इसको रीड करता करता ऐसे आगे चलता जाएगा, रीडिंग के साथ साथ आगे की तरफ. जैसे जैसे ये रीड करता जाएगा, साथ साथ में जितने भी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, आई होप एवरीवन नोज कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं. Yes, ma'am. Yes, अमाइनो एसिड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड की वजह से. तो अगर ये एक माला है इस तरह से, तो इसका हर एक बीड क्या है, इट्स एन अमाइनो एसिड. ओके, और ये पूरी माला प्रोटीन हो गई. तो ये आगे चलता जाता है और क्या होता है, देखो अब इस तरह से देखते हैं कि ये आगे बढ़ गया, ये रहा हमारा राइबोसोम, ये यहाँ पे पहुंचा है, और पीछे क्या हो गया, पीछे एक चेन बन चुकी है थोड़ी सी, ये बन गई है हमारी अमाइनो एसिड की चेन. जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये चेन और ज्यादा एलोंगेट होती जाएगी. जब फाइनली ये यहाँ पे पहुंच जाता है इस जगह पर, तो ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगा और आरएनए को भी छोड़ देगा, फ्री कर देगा आरएनए को. अब इसको इससे कोई काम ही नहीं है ना. और साथ में जो प्रोटीन चेन बनी थी वो भी अलग हो जाती है. और ये प्रोटीन चेन अब क्या करेगी, इसका जहाँ पे भी फंक्शन रिक्वायर्ड है, ये वहां पे जाके अपना फंक्शन पूरा करेगी. क्लियर है? यस. ओके, सो नाउ आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग कि जीन्स क्या है और जीन्स किस तरह से काम करते हैं? Yes, ma'am. Yes मैम. Yes मैम. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन अगर म्यूटेशन हो जाए तो? हम एक बार आप म्यूटेशन का मतलब बता दो, क्या होता है? ओके, म्यूटेशन का मतलब होता है कि जब ये जो अरेंजमेंट था डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस का, वो चेंज हो जाए. ठीक है, व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ दीज बेसिस चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन. मैम अगर म्यूटेशन हो गई तो फिर वो जो लाइक जो उसमें मैसेज था या इन्फॉर्मेशन थी वही चेंज हो गई, या फिर उसमें लाइक इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं वो. तो जब वो ईआर से निकलेगा तो फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. बिल्कुल ठीक है, करेक्ट. और आई थिंक नमन वाज सेइंग समथिंग. मैम जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे. नमन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. मैम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे. हाँ बिल्कुल. देखो अब क्या होगा ना, अगर म्यूटेशन के केस में ये अरेंजमेंट ही चेंज हो गया तो क्या होगा, एंजाइम आया, उसने एमआरएनए बना भी दिया, तब भी एमआरएनए जब बाहर राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम उसे रीड ही नहीं कर पाएगा. और अगर वो रीड करेगा भी तो जो अमीनो एसिड्स आपस में आएंगे भी, वो प्रोटीन काम का है ही नहीं हमारे. ठीक है, तो या तो एमआरएनए बनता ही नहीं, और अगर बन भी गया एमआरएनए तो जो प्रोटीन बन रहा है इट इज ईदर यूजलेस और इट कैन ईदर बी वेरी वेरी हार्मफुल. ओके, Ariman is asking how can genes be harmful? See, as such genes are not harmful. ठीक है, why? Because the genes have been passed on from one generation to another for such a long time now that you know they are practically a blueprint. एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन होता ही जेनेटिक मटेरियल की वजह से, राइट? अब आपके अंदर सारे ह्यूमंस जैसे कैरेक्टरिस्टिक कैसे आए? नोज है, 2 ईयर्स हैं, 2 आईज हैं, 10 फिंगर्स हैं, क्योंकि आपका डीएनए जो है वो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके, योर डीएनए हैज दिस इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, सो जीन्स कैन नॉट एज सच बी हार्मफुल, बट अगर म्यूटेशन हो जाए तब जीन्स हार्मफुल हो सकते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है? सो दिस वाज ऑल द बेसिक कि आपके अंदर जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है जब देयर आर दीज चेंजेस टेकिंग प्लेस. ओके,
Acha, so Ariman is asking about genetic. हाँ, Ariman, we will come to the genetic diseases, okay? So in that case, you will get to know कि how are they causing those conditions. Clear है? मैम जो हमारा जीन है उसका जब वो आरएनए बनेगा तो वो उसका एकदम एग्जैक्टली कॉपी बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, तो हाँ, वो उल्टा ऊपर का और बनेगा। नीचे दोनों का बनेगा कि सिर्फ एक ही पोर्शन का बनेगा? सिर्फ एक पोर्शन का, जहाँ पे वो जीन है उसी का बनता है। ठीक तो है, मैम अगर जो जीन जीन यहाँ सिर्फ पे ऊपर वाला रहता है? नहीं, देखो अगर ये ऊपर वाला कोई जीन है तो हो सकता है ये नीचे वाला भी कोई अलग जीन हो, ठीक है ना? इट कैन बी सो कि ऊपर वाला एक जीन है और नीचे वाला अलग जीन है, राइट? दैट इज वाई देखो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, अलग अलग एंजाइम्स बन रहे हैं हर प्रोसेस के लिए, तो उनके लिए बहुत सारे अलग अलग जीन्स हैं, तो वो हर स्ट्रैंड पे हैं। ओके, तो ये चीज क्लियर है। जीन की डेफिनेशन नोट कर लेना प्लीज, आई होप कर ली है सबने। राइट, सो दिस इज अ मोर सिंप्लीफाइड पिक्चर। ये डीएनए है, डीएनए से क्या हुआ, आरएनए बना। तो जब एंजाइम आरएनए बना लेता है, एमआरएनए, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड व्हेन फ्रॉम दिस एमआरएनए अ प्रोटीन इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, दीज वर्ड्स यू डू नॉट नीड टू रिमेम्बर, क्योंकि अभी आपके क्लास 10th के लेवल पे ये है भी नहीं बुक में। Ma'am, do we have to draw the diagram? नहीं, you don't have to draw the diagram. Okay, that was just for your understanding so that you know what the concept is all about. Okay, now what are variations? Variations क्या है? They are you can say कि the different variables which are present for a trait in each individual. यानी कि eyes सबके पास है लेकिन eye color सबका vary करता है, right? So I can say that this is a variation. Similarly, skin है, every human being has a skin, but what about the skin tone? सबका complexion अलग अलग है ना, somebody is fair, somebody is whitish, somebody has a darker skin tone, किसी का tanned है, so that is also a variation. ठीक है, यानी कि ये कैरेक्टर सबके अंदर है लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन जो है या इसका जो यू कैन से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सबके अंदर डिफरेंट है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वेरिएशन इज। ये चीज सबको समझ में आ गई? बोलो बोलो। अभी लिख लें? हाँ लिखना है, पहले बताओ वेरिएशन समझ आ गया ना सबको? यस मैम। यस मैम। वेरिएशंस की डेफिनेशन लिखो जल्दी से एंड गिव मी 2 minutes, ओके? Noted everyone? हाँ जी यस मैम। बोलो। साइकोलॉजिकल के बाद साइकोलॉजिकल नहीं होना चाहिए? कहाँ पे?
मॉर्फोलॉजिकल के बाद थर्ड लाइन में नहीं, फिजियोलॉजिकल का मतलब है द ट्रेट्स व्हिच आर विजिबल ऑन द आउटर साइड, यानी कि फिंगर, कितनी फिंगर्स हैं, कितने टोज हैं, वो सब। ठीक है, साइकोलॉजिकल तो अंदर दिमाग में हो गया ना। ओके मैम। ओके, प्रार्थना इज आस्किंग व्हाट आर हाँ देखो एक बार समझ लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। सी साइंस में जब आप पढ़ते हो तो देयर आर 2-3 स्ट्रीम्स, मॉर्फोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी होती है और एनाटॉमी होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इज द आउटर अपीयरेंस, यानी आपके आउटर बॉडी पे जितने भी ट्रेट्स हैं, वही जैसे आपके हैंड्स, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन, आई कलर, हेयर कलर, देन आपका आई थिंक ये भी नंबर ऑफ फिंगर्स वगैरह भी उसी में आएगा मॉर्फोलॉजी में। फिजियोलॉजिकल हो गया बॉडी के अंदर, यानी कि दिस फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी आपके लंग्स का फंक्शन, आपकी स्टमक का फंक्शन। सो फंक्शन जब हम बोलते हैं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एंजाइम्स दैट आर एक्चुअली एक्टिंग एज द फंक्शनल यूनिट्स, यानी आपके स्टमक में म्यूकस है या नहीं, HCl सिक्रीट हो रहा है या नहीं, उस सब के लिए भी जीन्स हैं, राइट। सो दोज आर द फिजियोलॉजिकल फीचर्स। एनाटॉमी होती है जब हम इनके स्ट्रक्चर को सेल लेवल पे जाके स्टडी करते हैं। तो जब आप जाइलम फ्लोएम के बारे में उनके कंपोनेंट्स पढ़ते हो, जैसे जाइलम में जाइलम वेसल, जाइलम दीज ट्रैकीड्स, तो वो सब एनाटॉमी है। ठीक है, समझ गए ना सब लोग मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी का मतलब यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। चले आगे, सबने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। यस मैम। चलो अब एक स्टोरी है। ठीक है, ये जो जेनेटिक्स की स्टडी थी, इनके फादर हम मानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ही वाज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, उन्होंने कभी भी बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी, रादर ही वाज अ मैथमेटिशियन। ठीक है, उन्होंने मैथ्स की ही पढ़ाई की हमेशा। उनका जो मेजर था दैट वाज स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी वगैरह के वो थे, वो परफेक्शनिस्ट या एक्सपर्ट बोल लो आप। ठीक है, बट द थिंग वाज कि हिज फादर हैड अ पी फार्म। ओके, उनके फादर का एक मटर का जो फील्ड था। सो व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने देखा कि ये जो कुछ प्लांट्स हैं, इनके जब ऑफस्प्रिंग आते हैं तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से मैच करते हैं, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से मैच नहीं करते। तो अब उन्हें क्यूरियोसिटी हुई, बीइंग अ मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट तो थे ही ना एक तरह से। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, मैं स्टडी करूंगा इस पर। तो ही टुक अबाउट 14 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हर प्लांट के अंदर क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसा ट्रेट लिया, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर लिया जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था एज कंपेयर टू द अदर, राइट। यानी कि देयर वर 7 ट्रेट्स दैट ही सिलेक्टेड। वन वाज प्लांट की हाइट, एक प्लांट बिल्कुल टॉल था, एक प्लांट बिल्कुल ड्वार्फ था। one second, excuse me. या सो वन वाज प्लांट हाइट, एक प्लांट बिल्कुल टॉल था, एक प्लांट बिल्कुल ड्वार्फ था। मतलब उन्होंने बिल्कुल कंट्रास्टिंग लिया जिससे उन्हें पता लग सके। ठीक है, सेकंड वाज कि जो प्लांट आ रहा है उसके फ्लावर कैसे हैं, मतलब द फ्लावर कलर। ठीक है, वन वाज वायलेट, द अदर वाज वाइट। फिर उन्होंने चूज किया सीड कलर। रुको एक साथ ही लिखते हैं। फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल है या टर्मिनल है। एक्सियल का मतलब है कि साइड में आते हैं फ्लावर्स, टर्मिनल मतलब बिल्कुल टिप पे आते हैं। ठीक है,
उसके बाद पी कलर, येलो और ग्रीन। मैम ये लिखना है? नहीं, बाद में लिख लेना। पॉड कलर, पॉड आई होप यू अंडरस्टैंड, पी का जो पॉड होता है ना, छिलका, दैट पॉड कलर येलो और ग्रीन। पॉड शेप, कॉन्स्ट्रिक्टेड या इन्फ्लेटेड, ठीक है, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब रिंकली, ऐसे दबा दबा सा। ये चीज आपने देखी भी होगी जब मम्मा पापा के साथ में बैठ के पी वगैरह, पीस को वो करते हो, छीलते हो, तो देखा है ना, सम पॉड्स आर वेरी इन्फ्लेटेड, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अच्छे से लेस के पैकेट के जैसे होते हैं, हवा भरी होती है ना, और जब उन्हें खोलते हो तो बीच में से दाने बहुत छोटे छोटे से निकलते हैं। सम पॉड्स आर वेरी वेरी कॉन्स्ट्रिक्टेड, बिल्कुल ऐसे दबे हुए होते हैं अलोंग विद द सीड, बट उनके अंदर सीड्स काफी अच्छे निकल आते हैं, राइट। एंड द लास्ट वन वाज seed shape, round and wrinkle। ये 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे या ट्रेड्स थे उन्होंने सिलेक्ट किए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। कुछ स्टडीज वगैरह की उन्होंने, एंड बेस्ड ऑन दो स्टडीज ही सेड कि इनमें से जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ ट्रेड्स हैं वो डोमिनेंट हैं और कुछ जो हैं वो रिसेसिव हैं, यानी कि चलो हम डोमिनेंट रिसेसिव पे बाद में आएंगे, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। 3 लॉज दिए उन्होंने, ठीक है। वन वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस, वन वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द अदर वन वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जब उन्होंने ये लॉज दिए तो उनके आसपास जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उन लोगों ने उनके लॉज को नहीं माना, ना ही उनके लॉज को एक्सेप्टेंस मिली, they were rejected. Okay, why? One thing was that he could not give a very concrete evidence, or you can say a very concrete scientific proof कि ये जो चीज आप हमें बता रहे हो या क्या जो ये लॉज आप प्रपोज कर रहे हो इनका साइंटिफिक बेसिस क्या है, ठीक है। आप ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दे रहे हो। साइंटिस्ट वांटेड कि हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले कि प्लांट के अंदर एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से उनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। सेकेंड थिंग वाज कि वो मैथमेटिशियन थे, तो वैसे ही बाकी साइंटिस्ट ने तो जलन के मारे उनकी थ्योरी नहीं एक्सेप्ट की कि यार तू मैथ्स का बंदा तो क्यों बायो में आ रहा है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। सेकेंड थिंग, थर्ड वाज कि जो हम अब क्रोमोसोम्स वगैरह बोलते हैं या हम जो डीएनए बोलते हैं, उस टाइम पे इतनी स्टडीज इसके बारे में नहीं हुई थी, ठीक है। डीएनए वगैरह के बारे में द स्टडीज एट दैट टाइम वर नॉट दैट फार फेच्ड और वाइड स्प्रेड एट दैट एरा, ठीक है। उसके बाद जाके कहीं डीएनए डिस्कवर हुआ था जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के बारे में हेलिक्स वाला मॉडल दिया था, ठीक है। So because of that also, his theories were not accepted. Later on, जब डीएनए के बारे में और स्टडीज हुई, लोगों को जीन्स के बारे में पता लगने लगा, उसके बाद there were 3 different scientists. एक थे ऑसवाल्ड, एक थे ह्यूगो डीवरीज और एक थे मैक एवरी। इन तीनों ने अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से मेंडल की रिसर्च को फिर से स्टडी किया, राइट। मेंडल की स्टडी करने के बाद हेलो क्लास यस मैम। हाँ, तो उनकी स्टडी को जब उन्होंने फिर से रीड किया, दे गॉट टू नो दैट हिज स्टडीज वर वैलिड। तब जाके जब 3 डिफरेंट साइंटिस्ट इंडिविजुअली पुट फोर्थ द फैक्ट कि मेंडल की स्टडी या रिसर्च में काफी दम था, तब और साइंटिस्ट ने भी मेंडल के लॉज को फिर वैलिडेट करना शुरू कर दिया, उनके लॉज को और वैलिडेशन मिलने लगे। बट यस, अनफॉर्चुनेटली तब तक मेंडल रहे ही नहीं इस दुनिया में, ही हैड लॉस्ट हिज लाइफ। बट स्टिल उनके बाद ये जो ह्यूबर डीवरीज वगैरह थे, इन्होंने फिर और ज्यादा अच्छे से स्टडी किया इन लॉज को, और ज्यादा उन्होंने बेसिस निकाले कि क्या साइंटिफिक प्रूफ थे उनकी बात में और किस तरह से बिना कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज किए उन्होंने ये लॉज दिए। तो दैट इज व्हाई द Mendel is called to be the father of genetics, because one, he was not from the field of biology, without any background in the subject. He was able to give this bold prediction of all these laws. Second, he did not use any sophisticated equipment or techniques. He just used very simple methods of farming and you can say ki
जो भी एग्रीकल्चरल मेथड्स है वो यूज किए उन्होंने, ठीक है। थर्ड, उनकी स्टडीज में उन्होंने ज्यादा कोई लेबर या वर्कफोर्स वगैरह नहीं एंगेज की, इट वाज जस्ट हिम, अकेले खुद ने ही सारा वो किया, ठीक है। एंड जो टेक्निक्स उन्होंने अडॉप्ट की थी दैट यू नो इज सेट टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, वो टेक्निक्स बहुत स्मार्ट थे। टी उन्होंने यूज किया क्योंकि एक तो उनके फादर का फार्म ही था पी का, राइट। सेकंड थिंग वाज कि पी एक ऐसा प्लांट है जिसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, ठीक है, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं पी के प्लांट्स, उनकी लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। सो वन थिंग वाज दिस। अब अगर मुझे देखना है कि पी प्लांट के सीड्स को मैं उगा रही हूँ, वो प्लांट टॉल होता है या डॉफ होता है, तो मैं सालों साल थोड़ी ना वेट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे रिसर्च करनी है, मुझे अपनी रिसर्च को पब्लिश भी करना है। तो पी प्लांट उन्होंने यूज किया क्योंकि लाइफ साइकिल बहुत छोटी है। सेकेंड थिंग, ज्यादा उसका ध्यान नहीं रखना पड़ता, बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं उनकी पॉलिनेशन वगैरह के लिए। थर्ड, आप ये देख रहे हो इतने सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज वर ऑल कंट्रास्टिंग, यानी ऐसा नहीं है कि किसी प्लांट पे पिंक कलर के फ्लावर आ गए, या तो वायलेट आएंगे या व्हाइट आएंगे, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। गॉट इट? ये चीज सबको समझ में आ गई? यस मैम। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कुछ 2-4 वर्ड्स की जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड आ जाता है ट्रेट। व्हाट इज अ ट्रेट? Trait is any characteristic which is visible on the outer side of any organism. So for example, your hair color, your eye color, your skin color, these are all traits. ठीक है? When this trait has different forms, we call these forms as alleles. ठीक है, यानी कि alleles are the contrasting forms of a trait. Got it? Ma'am, can you please spell the second term? One second. I'll explain it with the help of an example. See, height क्या है? It's a trait, right? Height आपको बाहर दिखती है ना? पता लगता है ना that you're a tall person. What is an allele? Allele is a different information for the trait of height. Tall and dwarf. तो tall and dwarf alleles हैं, क्योंकि है तो ये height की ही information देने वाली चीज, लेकिन दोनों में information क्या है? Different है। एक कह रहा है tall है, दूसरा कह रहा है dwarf है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Eye color is a trait. Now if there are two different genes, there is one gene A and there is the other one gene B. This one says blue eyes and this one says brown eyes. तो ये A और B क्या है? These are the alleles. Okay? मुझे लग रहा है मैंने allele की स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ सिंगल एल आता है। ठीक है, एक बार प्लीज कंफर्म कर लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे allele की। हम सिंगल ही है, हम सिंगल एल आता है। आता है ना लास्ट में, चलो ठीक है। ठीक है, तो एलील समझ में आ गए कि व्हाट आर एलील्स? वो डबल ई बना आपने? नहीं, रुको। मैम एलील्स वही है जो ब्लड ग्रुप में किया था हमने, ए आई बी वाले। बिल्कुल ठीक है, हर चीज के एलील्स होते हैं। एवरी ट्रेट हैज इट्स एलील्स। अब ठीक है, समझ में आ रही है स्पेलिंग? ALLELE। ठीक है, एलील और एस लगा दिया तो। हाँ जी बोलो। अच्छा, आर्यमन, यू वांट टू अंडरस्टैंड एलील्स अगेन? देखो, किसी भी ट्रेट की जो वेरिएबल इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एन एलील। ओके, सो फॉर एग्जांपल योर हेयर कलर, अगर मैं हेयर कलर की बात करूं तो व्हाट इज हेयर कलर? दैट्स अ ट्रेट बिकॉज इट इज विजिबल ऑन द आउटर साइड। ओके, बट व्हेन देयर आर 2 और 3, जरूरी नहीं है सिर्फ 2 एलील्स हो, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 2 एलील्स भी हो सकते हैं। सो व्हेन देयर आर डिफरेंट forms of information for the same trait,
these different forms of information are called alleles. Okay, so red hair color, brown hair color, black hair color, then उसके अलावा ये जो blonde hair color होता है, so all these are alleles for the trait of hair color. Are you getting my point, everyone? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. बोलो बोलो. मैम डोमिनेंट जीन भी होता है कुछ? हाँ हाँ, अभी हम आएंगे उस बात पे, ठीक है? We will come to that. ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लेना प्लीज. यस आर्यमन एलील समझ में आ गया? ओके. चले आगे. नो मैम. हाँ बोलो वेदांत, यस या नो कहा आपने? नो मैम. ठीक है, तो वेरिएशंस आर ऑफ 3 टाइप्स. ये हमने अभी म्यूटेशंस में भी देखा था. ठीक है, इसी तरह से वेरिएशंस भी होते हैं. यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं. तो जैसे अभी आर्यमन वाज आस्किंग कि मैम ये जो जेनेटिक डिजीजेस हैं ये क्या है? सो दीज आर द वेरिएशंस दैट आर हार्मफुल. ठीक है, ये वो वेरिएशंस हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं. देयर आर समटाइम्स वेरिएशंस जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. ठीक है, एंड समटाइम द वेरिएशंस आर न्यूट्रल. उनका कोई बॉडी पे इतना ज्यादा प्रोमिनेंट या एविडेंट इफेक्ट नहीं होता. Okay, so can we say that variation is something that can be seen in the case of asexually reproducing organisms? Ma'am, please repeat. I'm asking that does variation occur in asexual reproducing organisms? No. No, ma'am. Why? Because there is no recombination or combination of 2 different types of DNA taking place. ठीक है, मदर और फादर का जब DNA कंबाइन हो जाता है in the zygote, that is actually leading to the variations that are taking place in the sexually reproducing organisms. लेकिन asexual में क्या हो रहा है? वही as it is सारा का सारा DNA पास ऑन हो रहा है. ठीक है ना? तो जब वो as it is ही सारा पास ऑन हो जाएगा तो क्या होगा कि there will be no variations that are taking place, right? ये चीज आप नोट डाउन कर लो और इस चीज को मैं अभी और अच्छे से समझाती हूँ. ये नोट करना ना. हाँ जी नोट करना. Ma'am, gametogenesis of fertilization same है. Gametogenesis is जब gametes बनते हैं, यानी कि the sperm production and the ovum production and release, that is gametogenesis. Fertilization is जब 2 gametes यानी ovum और sperm आपस में fuse हो जाएंगे. इसीलिए ना I wanted कि ना हम पहले reproduction कर लेते, क्योंकि reproduction में काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर होती हैं, तो हेरिडिटी में ज्यादा नई प्रॉब्लम आती है. जैसे लास्ट ईयर यही हुआ था, पहले रिप्रोडक्शन किया था हमने और फिर हमने हेरिडिटी किया था.
तो बहुत सारी मैम चीजें उन्हें ऑलरेडी पता थी। हाँ बोलो तमनजोत। मैम बुक में भी ऐसी सीरीज है, लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन, और फिर हेरिडिटी। हाँ आई मैम हम क्यों कर रहे हैं पहले हेरिडिटी? कोई नहीं, चलो अब देखो वही है ना, आप इसमें पहले समझ लोगे तो फिर आपको रिप्रोडक्शन में जल्दी समझ आ जाएगा। इट गोज बोथ वेज, ठीक है, कोई बात नहीं। चले आगे। अच्छा चलो अब ये देखो, व्हाट इज क्रोमोसोम। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रोमोसोम क्या होता है, It is a thread-like structure present in nucleus. और तो क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, मैम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स डीएनए। और फिर क्रोमोसोम क्या होता है। हम जब वो बाइंड हो जाता है हाँ तब ठीक, उसे Ma'am, chromosome is a group of chromatin. हाँ गुड राइट, ठीक है। सो व्हेन द क्रोमैटिन एक्चुअली कंडेंसेस इट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स। यानी कि अगर मैं इस तरह से देखूं, ये देखो ये मेरा डीएनए है, जब मैं उसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देख रही हूँ, ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है, व्हिच इज अ वेरी बिग मशीन। ऐसे टिंगू सा माइक्रोस्कोप नहीं होता वो, दैट्स अ वेरी बिग एंड sophisticated and you know it requires a lot of electricity also। मैंने भी आज तक यूज नहीं किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको तब दिखेगा। उसके बाद जब हम छोटे छोटे उसमें आते जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखने लगता है, ऐसे ऐसे ऐसे। एंड फाइनली जब ये बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, इट स्टार्ट्स टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। कैन यू रिपीट, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, डीएनए जो है ये कंडेंस हो रहा है, यानी कंबाइन हो गया, ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोम बन गया। दैट मीन्स जब ये डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस का मतलब है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। देखो कैन यू सी द थ्रेड्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, कंबाइन एज इन दे आर कॉइलिंग टुगेदर वेरी यू नो कॉन्स्पिक्यूअसली, दे आर फॉर्मिंग अ क्रोमोसोम, ठीक है। इसी तरह से हमारे डीएनए के अंदर ये सारा का सारा कंडेंस होके 46 क्रोमोसोम्स बना देता है, राइट। There are 46 chromosomes. अब आ जाते हैं हम एक नेक्स्ट टर्म पे, which is homologous chromosomes. So homologous chromosomes क्या है? Yes, tell me. थोड़ा ऐसे खुद से सोच के बताओ। whenever there is homo term used, homo का क्या मतलब होता है? It means similar और same, right? तो अब बता सकते हो थोड़ा सा, अब तो थोड़ा हिंट भी दे दिया। homologous chromosomes, प्लीज गूगल में वहां से डेफिनेशन बता दो तो मुझे पता लग जाता है। मैम क्रोमोसोम्स जिनके अंदर सेम क्रोमैटिन होते हैं। क्रोमैटिन तो देखो अंकित सभी में सेम होता है, ठीक है। ये डीएनए जो है पूरा का पूरा 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए इज कॉइलिंग टुगेदर टू फॉर्म ऑल दीस 46 क्रोमोसोम्स। सो जाहिर सी बात है कि सब में सेम ही क्रोमैटिन है, ठीक है। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा, जिसमें सेम पैटर्न बनता हो, सिमिलर पैटर्न बनता हो। ओके ठीक है, दिस इज समवॉट क्लोज टू द राइट आंसर। चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है। लेट्स गो बैक टू यू नो दी फर्टिलाइजेशन स्टेज। जब फर्टिलाइजेशन हुई थी, देयर वाज दिस स्पर्म, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे? 23। यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 23 तक थे। इसी तरह से ये ओवम था, इसके अंदर भी कितने थे? 23। क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 23 तक इसमें भी थे, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझना, दिस क्रोमोसोम नंबर 1 से हैज अ जीन ओवर हियर। किस चीज का जीन है? हो सकता है दिस इज द जीन फॉर हेयर कलर, ठीक है। यहाँ पे ये हेयर कलर का जीन है। इसी तरह से जो क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ पे है, उसमें भी
हेयर कलर का जीन होगा एट द सेम लोकस। ठीक है, लोकेशन जो होती है उसे हम क्रोमोसोम्स में लोकस बोलते हैं, पोजीशन और लोकस, इट्स द सेम थिंग। ये बात समझ में आ गई? बट मैम ये तो दो डिफरेंट बॉडीज में से आ रहे हैं ना? हाँ, डिफरेंट बॉडीज में से आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनके दोनों क्रोमोसोम्स में सेम जगह पे इंफॉर्मेशन है फॉर हेयर कलर। ठीक है, द जीन फॉर हेयर कलर इज प्रेजेंट एट द सेम साइट, बट दैट डज नॉट नेसेसिटेट कि दोनों में इंफॉर्मेशन सेम तरह की है। हो सकता है यहाँ पे जो हेयर कलर जीन है इट इज फॉर ब्राउन हेयर, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है दैट इज फॉर ब्लैक हेयर। आप समझे थोड़ा सा? मैम जैसे कि वो जो Yes, 1 ma'am. 1 है वो ट्रेल है, ट्रेल है, और फिर वो दोनों सेम इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, तो वो एलीज हो गए बेसिकली। हाँ, ट्रेट नॉट ट्रेल्स। Trait. ठीक है, ट्रेट। हाँ, ओके। सो दीज टू जीन्स ओवर हियर, जो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, व्हाट आर दीज? दीज आर द एलील्स फॉर द हेयर कलर ट्रेट। और इसी तरह से ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ द फादर and chromosome number 1 of the mother, these are homologous chromosomes, because both of these are carrying the same information on the same locus, but the you can say variation is that the information inside them is different. ठीक है, they have the same information for the trait, या फिर you can say they have the information for the same trait. इस तरह से कहना ज्यादा सही है। The information at the locus is for the same trait, but it is different in terms of the expression, कि यहाँ पे वो ब्राउन कलर एक्सप्रेस कर रहा है, वहां पे वो ब्लैक कलर एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं 2, 3, 4, 5, वो सारे इसके 2, 3, 4, 5 के साथ होमोलोगस होंगे। गॉट इट? Yes, बोलो ma'am. बाकी सब बच्चे। मैम जो क्रोमोसोम 1 to 23 उसमें सेम मतलब अगर स्पर्म में क्रोमोसोम 1 to 23 हम सब में एक ही जगह पे हेयर कलर का ही होना चाहिए। हाँ जी, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता ही ऐसे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर, मतलब ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, जैसे एक और का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ठीक है, स्पर्म का, इसके अंदर, और ये है फादर का मतलब, ठीक है, और ये मदर का है, राइट, क्रोमोसोम नंबर 2। इन दोनों में भी सेम लोकेशन पे किसी ट्रेट का जीन होगा, फॉर एग्जांपल ओवर हियर। ठीक है, लेट्स से कि ये किसी एंजाइम का वो है, जीन है। ओके, दिस इज द जीन फॉर एन एंजाइम। यहाँ पे हो सकता है दिस इंफॉर्मेशन सेज कि एंजाइम बनेगा, दिस इंफॉर्मेशन सेज कि एंजाइम नहीं बनेगा। ओके, बट देखो इंफॉर्मेशन दोनों में है। क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जीन के लिए, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है जीन के लिए। ये कहता है कि जीन, ये कहता है कि एंजाइम बनाओ, और ये कहता है एंजाइम मत बनाओ। So both these chromosomes have the information for the same trait at the same locus, but the information in them is different. वो vary कर रही है, variable information है। ठीक है, so all these chromosomes 1 to 23 are called homologous chromosomes. So if I ask you, how many homologous chromosome pair do you have inside your cell? कितने pair हैं आपके अंदर? 23 पे 23. So you have 23 pairs of homologous chromosome in each of your cell. ये बात सबको समझ में आ गई? तो मैम हर एक ह्यूमन के अंदर मतलब सेम लोकेशन पे क्रोमोसोम्स के अंदर वो जीन प्रेजेंट होगा। That gene is present at the same location. Okay, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 90% जो population है उनके अंदर the locus for genes is same. The only difference is in information. वो information different है हर किसी के अंदर, right? हम इनके अंदर एग्जैक्ट सेम लेंथ होगी, सब कुछ सेम। हाँ जी, लेंथ वगैरह सब सेम होती है। मैम कॉपी होगा ना एक दूसरे का। हाँ जी, हाँ जी, what are you saying पार्थ? ब्रेक अभी होगा, एक्चुअली क्लास 5:15 तक ही थी आपकी। ठीक है, सो लेट्स एंड द सेशन नाउ, बट प्लीज कल हम लॉज शुरू करेंगे
और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि इसी से आगे फिर हम एलील्स वगैरह का स्टार्ट करेंगे कि एलील्स कैसे हैं, क्या है, किस तरह से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज आज जितना भी पढ़ा है कल रिवाइज करके आना, ओके? कल या परसों जब भी क्लास है, प्लीज डू रिवाइज ऑल ऑफ दिस, राइट? होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों मेल और फीमेल में होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। जो दोनों मेल और फीमेल से मिलता है ना क्रोमोसोम हमें, हम उन्हें होमोलोगस बोलते हैं इफ दे हैव द सेम ट्रेट इंफॉर्मेशन एट द सेम लोकस। ओके, ओके, थैंक यू।